कर ले, ये तमाम वो जगह है, वो प्रभु के स्थान है जहां पर नदियां विशेष रूप से कल कल बहती हैं और प्रदेश के मुखिया बार बार इस बात का जिक्र करते हैं। इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, प्रदेश मुखिया ने जो बात करी बेहद गंभीर चिंतन वाली बात है। हमने प्रयागराज कुंभ के अंदर 2019 के अंदर एक आउटलेट जारी किया था, जिसके ऊपर चिंतन हुआ था नदी नारी और न्याय के ऊपर। और ये जो नदी नारी और न्याय का जो चिंतन है ना, उसका प्रमुख कारण ये था कि इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट जो था, एक सर ऑर्थर थे अंग्रेजों के समय पे, उनके इंजीनियर थे, उन्होंने उस समय पे बात करी। ठीक है, अंग्रेजों का शासन था, उनको माने ना माने, बाद में इंदिरा जी ने कुछ बातें मानी, उसके बाद में अटल जी ने कुछ बातें मानी, किंतु अटल जी से लेकर के अभी तक हमें देखे तो बहुत सारा काम होना बाकी है। हमारे सामने अभी निरंतर रूप से एक चुनौती है। हम नदियों पर क्या करते हैं कि बांध बना देते हैं, और वो बांध जो है कहीं ना कहीं नदियों के वास्तविक नैसर्गिक प्राकृतिक चरित्र के खिलाफ है। हमें उन्हें वास्तविक प्राकृतिक बहाव में रहने देना चाहिए, ताकि उनका जो जलाशयों के माध्यम से, पोखरों के माध्यम से संवर्धन होता रहे। किंतु यदि प्रदेश का मुखिया इस विषय में सोच रहे हैं तो बेहद स्वागत योग्य कदम है। हमारी उज्जैनी जब त्रिवेणी विलुप्त थे, नर्मदा, खान, शिप्रा, इन तीनों का वो केंद्र है। चंद्रभागा एक स्थानीय नेतृत्व, वो बड़ी मेहनत करते हैं वहां के रहवासियों के साथ में, और वो सोनू गहलोत उसको लेकर के आते हैं, तो चंद्रभागा का गहरीकरण हुआ। किंतु शिप्रा के नाम पर करोड़ों का विगत सरकारों ने पता नहीं कितना कार्य किया, ये तो सभी के सामने समक्ष है, प्रत्यक्ष है। किंतु एक ध्यान रखिएगा कि जब तक हम नदियों को जीवित नहीं रखेंगे, उसके किनारे आदिकाल से पल रही संस्कृतियां, चाहे इंडस वैली सिविलाइजेशन हो, चाहे हमारी भारतीय आर्यन संस्कृतियां हो, चाहे मिस्र की हो, चाहे यूरोप की हो, नदियों के किनारे ही सभ्यता का फलीभूत होना हुआ है, वहीं पर पालन पोषण हुआ है। इन नदियों के बारे में मोहन जी का जो चिंतन है स्वागत योग्य है, मैं इसकी सराहना करता हूँ। जी महाराज जी, अभी आपने कहा कि नदियों पर डैम बना देते हैं तो उसकी जो प्राकृतिक संरचना है उसमें कहीं ना कहीं उसके दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं या कोई अलग उसका प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन ये जो नदियों को जोड़ने की जो शुरुआत की जा रही है, इसको फिर आप कैसे देखते हैं? ये शुरुआत आज से नहीं हुई है, ये बातें तो सदियों पूर्व हुई है, किंतु ईमानदारी से उसको कभी भी क्रियान्वयन नहीं हुआ है। देखिएगा, परशुराम के ऊपर व्यापक चिंतन अमित शर्मा जी बैठे हुए, उनकी कथाओं को आप अध्ययन करिए, उसके अंदर लिखा है कि हमारे जाना पाव से 7.5 नदियों का उद्गम हुआ है, वहां से प्रभावित हुआ है। उन नदियों के लिए जितनी सत्ताएं हैं, जितनी सरकारें हैं, जितनी व्यवस्था है, उन्होंने कितने काम किया। यदि हम बांध बना देंगे तो जो नदी का जो वास्तविक प्रवाह है वो अवरुद्ध होता है, वो प्रेशर ऑन द लैंड बिल्डअप करता है। हमने सिक्किम में देख लिया, रंगीत पिस्टा के ऊपर भयावह भूकंप हमने 2008 में देखा, 18 में देखा। तो हमें भूकंपों से बचे, प्राकृतिक विपदाओं से बचने के लिए हमने भयानक प्रयास किए, तो क्या हुआ कि हमने प्रेशर ऑन द लैंड बढ़ाया, उत्तराखंड की त्रासदी हुई। तो जितनी त्रासदियां है, प्राकृतिक त्रासदियां है, या हम अगेंस्ट द विश ऑफ नेचर, यानी प्रकृति की इच्छा के जाकर के हम कार्य कर रहे हैं, इसलिए हो रही है। हिमाचल सुखी है, यहाँ पर पक नीर वाली बातें हैं, तो उसको वापस से चैतन्य करने के लिए मोहन जी की मंशा जो है उसको समझने के लिए वास्तविक क्रियान्वयन करने वाली ऋषि संत मुनियों को साथ में रहना होगा। ऋषि संत मुनि यानी वो वाले नहीं, वास्तविक चिंतन वाले। अभी मेरे समक्ष नया में कितने लोग आए जिन्होंने नदियों को किया है, उन चिंतन को हमें यथार्थ रूप के अंदर उतारना होगा। बिल्कुल, तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि बांध बनाने से ज्यादा बेहतर है कि नदियों को जिस प्रकार से जोड़ा जा रहा है तो वो ज्यादा बेहतर उपाय है जल संरक्षण के लिए भी और नदी की लगातार प्रवाह के लिए भी। रमेश शर्मा जी, आप महाराज जी की बातें भी सुन रहे थे, कितना सहमत हैं आप उनकी बातों से? देखिए, महाराज जी ने जो कहा है निश्चित रूप से वो सारी बातें उनकी अनुकरणीय बातें हैं, और मैं उनकी बातों में 2-3 बात जोड़ना चाहता हूं जो आपके पैकेज में भी है। आप कल्पना कर सकते हैं संसार में सबसे पहले प्राणियों का उद्भव कहाँ हुआ है? संसार में सबसे पहले प्राणियों का उद्भव इसी क्षेत्र में हुआ। ये जो अरावली, सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच का जो सारा भूभाग है, यही प्राणियों का उद्भव हुआ है। और संसार में सबसे पहले डायनासोर का जीवाश्म भी नर्मदा पट्टी में मिला है।
हमारे यहाँ की नर्मदा नदी, हमारे यहाँ की चंबल नदी, हमारे यहाँ की क्षिप्रा नदी, हमारे यहाँ की बेतवा नदी, ये उस समय की नदियां हैं जब गंगा जी का उद्भव नहीं हुआ था। गंगा जी का अवतरण धरती पर तब हुआ जब हिमालय आया। हिमालय धरती पर कब आया? जब हम विज्ञान को देखें तो यूरेशियन प्लेट की जब टकराहट हुई है तब समंदर पीछे गया है, वो फिर हिमालय उत्पन्न हुआ है, तब गंगा जी का उद्भव हुआ है। तो ये नदियां उससे पहले की हैं। तो कहने का अर्थ जो है, तो निश्चित रूप से जो मोहन जी ने कहा है उसके अनुरूप सरकार भी काम करे, और जो महाराज श्री ने सुझाव दिए हैं समाज उसके प्रति भी जागरण हो। आप कल्पना कर सकते हैं नदियों के सुरक्षा के लिए बहुत आवश्यक है। हमारे यहाँ आप कल्पना कर सकते हैं क्या लिखा हुआ है हमारे ग्रंथों में, हमारे पुराणों में। हमारे गुरु क्या बताते थे कि नदी से 25 अगर बाथरूम भी अगर आया है तो आपको 25 हाथ दूर जाना है। मकान बनाना है तो एक कोस दूर जाकर के मकान बनाना है। इसका मतलब क्या है कि नदियों का जो कैचमेंट एरिया है वो कैचमेंट एरिया सुरक्षित रहे, वहां पर पौधे रहें, वहां पर पेड़ रहें, वहां पर जीव रहें। तो ये जो हमारे यहाँ की परंपरा है पर्यावरण संरक्षण की, भारत की जो परंपरा है, यानी कि सांस्कृतिक और प्राकृतिक उसकी जो मर्यादा है वो बनी रहे। बात को विराम देता हूँ। महाराज श्री उज्जैन में विराजते हैं। उज्जैन में जो मतलब अभी मुझे शोधकर्ता जिनकी वो बनी हुई है स्मारक, वो जो बनी हुई है, उन्होंने 2.5 लाख बाकणकर जी, तो बाकणकर जी शोध संस्थान उज्जैन में बना हुआ है। बाकणकर जी ने 2.5 लाख वर्ष पुराने मनुष्य सभ्यता के अंश यहाँ खोजे हैं। भारतीय संस्कृति में अगर 1 मिनट के लिए अंग्रेजों का हटा दीजिए, इसमें भारतीय संस्कृति का हमारा पूर्वज जो लाखों साल वाला कितना वैज्ञानिक रहा होगा कि उसने जो पर्वतों पर पत्थर पर जो चित्र बनाए हैं वो आज तक हैं। आज विज्ञान इतना सुरक्षित तरक्की कर गए, हम सूरज की तरफ जा रहे हैं, चंद्रमा को पार कर गए। क्या हम ऐसे केमिकल बना पाए हैं कि खुले में कोई चित्र बना दें और उसके बाद वो 1000 साल तक बना रहे? बड़ी बात जी। आशीष जी, आपने जो बातें कही बड़ी अच्छी बात है, आपने कही संतों से राय लेने की भी आपने बात कही, बड़ी अच्छी बात कही। लेकिन हम देखते हैं कि जो हमारी जो संस्कृति में हम हर एक जो भी जीव है, जंतु है, या जो भी प्राकृतिक चीजें हैं, हम उनको कहीं ना कहीं भगवान का या माँ का स्वरूप देखते। तो ऐसी ही जब हम अपनी नदियों को लेकर बात करते हैं, जिनको हम माँ के बराबर दर्जा देते हैं, उनको उसी प्रकार से उनकी पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन हमने देखा है कि धार्मिक स्थलों के पास नदियों में अक्सर गंदगी की बात कही जाती रही है, और उसमें यह भी कहा जाता रहा है सरकार की ओर से कि हम नदियों को साफ करेंगे, यहाँ का जो जल है वो बिल्कुल निर्मल हो जाएगा। लेकिन अभी भी वो निर्मल जल से श्रद्धालु दूर है, ताकि वो एक निर्मल जल और स्वच्छ जल को लेकर बात की जा रही थी। हमने कई बार देखा है जो समाज के लोग भी होते हैं वे भी इस बात को स्वीकारते हैं कि नदियों के किनारे बड़ी गंदगी रहती है और तालाबों में गंदगी देखने को मिलती है, लेकिन उसमें समाज का ही एक बहुत बड़ा वर्ग है, हम और आप जैसे बहुत सारे लोग हैं। तो उसमें जब भी लोग अपने घरों में पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं, हवन सामग्री जो होती है या फूल पुष्प होते हैं, वो उसमें जाकर के वो विसर्जित कर देते हैं। तो ना सिर्फ वो विसर्जित करते हैं, जबकि जिस वो पॉलिथीन बैग में लेके जाते हैं उसके साथ ही उसको विसर्जित कर देते हैं। तो इसके लिए क्या उपाय है ताकि उनको एक ऐसा मैसेज जाए सकारात्मक कि किस प्रकार से उसका विसर्जन करना चाहिए? देखिए, आप ये चीज को समझिएगा कि विसर्जन तो आदिकाल से हो रहा है। सिर्फ नई चीज जो जुड़ी हुई है उसके बाद रह रहे पॉलिथीन जैसा बड़ा विषैला पदार्थ, तो पॉलिथीन के ऊपर तो नियंत्रण में लगाना चाहिए, किंतु विसर्जन पे कभी चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि नदी प्रवाहमान रहेगी ना तो उसके अंदर सारी चीजें विसर्जित हो जाएंगी। देखिएगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर मिसूरी की जो मिसिसिपी नदी है, प्रेम की नदी, तो प्रेम से उसको गंदा नहीं होने देते हैं। वहीं पर यूएसएसआर के अंदर वोल्गा है, वोल्गा को भी उन्होंने बड़ी प्रेमिका की तरह उसका निर्धारण करा, वो कभी गंदी नहीं होती है। बिल्कुल, यानी उसको तो विसर्जित करें क्योंकि वो तो नदी में समाहित हो जाती है, लेकिन उसमें जो आप दूसरा अन्य कूड़ा करकट डाल देते हैं उससे हमें बचना चाहिए। जी रमेश शर्मा जी। नहीं, मैं इसमें एक बात कहना चाहता हूँ, ये वामपंथियों का कुप्रचार है कि नदियों में तालाबों में विसर्जन ना डालो। रोजाना सीवेज की पाइपलाइन से कितना मैला जा रहा है, कुंटलों मैला जा रहा है, उस पर कोई ध्यान नहीं देगा। लेकिन अगर किसी ने किसी त्योहार को विसर्जन कर डाल दिया तो इस पर भी कम से कम मीडिया को भी सोचना चाहिए कि ये जो सबसे पहले जो शुरू किया था मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में जो सिंध पर आक्रमण किया, और उसने सारे पराजित सैनिकों को इस काम में लगाया कि उसकी लैट्रिन उठाकर नदी में डाली जाए। हमारे यहाँ सिर पे मैला ढोने की प्रथा भी नहीं थी, ये वहां से शुरू हुई। अंग्रेज आए, उन्होंने पूरी शहर की गंदगी, ताकि आपकी जो पवित्र नदियां हैं, गंगा। समय की सीमा है रमेश जी, हमें इस चर्चा को यही विराम देना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप तीनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद।